इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था चार्ज के बारे में। आज हम लोग जानेंगे कूलम्ब्स लॉ। यदि अपने पास 2 पॉइंट चार्ज हो Q1 और Q2, दोनों के बीच का सेपरेशन R हो, तो कूलम का कहना था कि Q1 चार्ज Q2 पे फोर्स लगाएगा और Q2 चार्ज Q1 चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा। दोनों चार्ज के बीच का जो फोर्स होगा वह चार्ज के मैग्नीट्यूड से इंडिपेंडेंट होगा। मीन्स जितना चार्ज Q1 फोर्स लगा रहा है Q2 पे, चार्ज Q2 भी Q1 चार्ज पे सेम अमाउंट का फोर्स लगाएगा। सपोज यह 1 कूलम है या 100 कूलम, तो 1 कूलम जितना 100 पे फोर्स लगाएगा, 100 भी 1 कूलम पे सेम अमाउंट का फोर्स लगाया करेगा। और इस दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा उस फोर्स के बारे में कूलम का कहना था कि वह फोर्स प्रोपोर्शनल होगा दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फोर्स F जो है प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 के, और दोनों चार्ज के बीच का जो फोर्स होगा वह डिस्टेंस पे किस तरह से डिपेंड करेगा। तो फोर्स डिस्टेंस के ए स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², या आप बोलेंगे फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। इसी दोनों बात को यदि हम लोग लैंग्वेज में लिखे तो लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेज। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द product of charges, and this force is inversely proportional to the square of distance between the charges. This force is inversely proportional to a square of distance between the charges. यदि हम लोग इस दोनों को कंबाइन कर ले, इस दोनों इक्वेशन को, तो कंबाइनिंग वी गेट एफ के बदले आपने एफ लिखा, दोनों प्रोपोर्शनल के बदले एक प्रोपोर्शनल। Q1 इंटू Q2 ऊपर है तो ऊपर रखे, R² बाई के नीचे तो बाई के नीचे। इक्वेशन आ गया ए प्रोपोर्शनल Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R²। जब भी हम लोग प्रोपोर्शनल हटा करके इक्वल टू साइन यूज करते हैं तो राइट साइड में जो कुछ भी लिखा रहता है उसके साथ एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। एफ के बदले एफ प्रोपोर्शनल हटा करके इक्वल टू, तो राइट साइड में था Q1 Q2 बाई R², उसके आगे एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर लिए। यहाँ जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के हम लोगों ने यूज किया, यह के इक्वल होता है 1/4πε0 के, और यह पूरा के या फिर 1/4πε0 आपका न्यूमेरिकली 9 × 10⁹ के इक्वल हुआ करता है। इस के का ऐसा यूनिट या फिर 1/4πε0 का ऐसा यूनिट होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। वह यूनिट हम लोगों ने यहाँ से निकाला। अपने को के का ऐसा यूनिट चाहिए, तो के का ऐसा यूनिट लाने के लिए हम लोग इस इक्वेशन में के को एक तरफ रखेंगे, बाकी सबको दूसरी तरफ। तो यदि आप वहां से के देखें तो आपका के हो जाएगा एफ इंटू R², बाई वाला R² एफ के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा, और Q1 इंटू Q2 डिवाइड में। एफ का ऐसा यूनिट न्यूटन, आर डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का स्क्वायर मीटर स्क्वायर, पाई को पर बोलेंगे, चार्ज कूलम और सेकेंड चार्ज भी कूलम, कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर। तो के का या फिर 1/4πε0 का ऐसा यूनिट आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और इसका न्यूमेरिकल वैल्यू होगा 9 × 10⁹। तो आप कूलम्ब्स लॉ से दो चार्ज के बीच का फोर्स बोल सकते हैं एफ इक्वल टू, या तो के बोलिए या के बदले 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R²। अब एक चीज दिमाग में आता है कि यहाँ का जो कांस्टेंट के था वह सिंपली 9 × 10⁹ ना होकर के पहले 1/4πε0 हम लोग क्यों लिखे, जबकि आप जानते होंगे क्लास 11th में या क्लास 9th में दो मास के बीच का फोर्स M1 और M2 मास रहे और डिस्टेंस R, यहाँ का फोर्स होता है F इक्वल टू G M1 M2 बाई R²। और यहाँ पे जो आप G का वैल्यू लिखते हो वह G का वैल्यू आता है 6.67 × 10⁻11।
तो यहाँ दो मास के बीच का जो फोर्स था F = G(m1m2 / r²), यहाँ का कांस्टेंट G आपने लिखा 6.67 × 10⁻⁻11 SI यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। तो यहाँ का जो G है वह सिंपल फॉर्म का है, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू है, जबकि यहाँ का जो कांस्टेंट G के बदले K है वह न्यूमेरिकल वैल्यू तो बाद में आया, पहले आपने लिखा 1/4πε0। तो यह ε0 आपके लिए एक नया टर्म है। यह क्या चीज़ है इसके बारे में जान ले। होता क्या है कि यदि आपके पास दो मास के बीच का फोर्स है तो इस दो मास को आप एयर में डालिए, फोर्स 100 न्यूटन। यदि इसी दोनों मास को यदि आप उठा करके पानी में डाल देते हैं तो पानी में भी दो मास के बीच का फोर्स सेम ही रहेगा, 100 न्यूटन। यदि आप उसे वाटर में ना डाल के अल्कोहल में डाल देते हैं तो अल्कोहल में भी 100 न्यूटन ही फोर्स होगा। मीन्स दो मास के बीच का मीडियम एयर है या वाटर है या अल्कोहल, इस पे मास के बीच का फोर्स डिपेंड नहीं करता है। जबकि चार्ज के साथ ऐसा नहीं है। जब दो चार्ज हो, इसे आप एयर में रखेंगे तो एयर में कुछ और फोर्स आएगा, इसी दोनों चार्ज को जब वाटर में डाल देंगे तो फोर्स बदल जाएगा। तो आपका जो फोर्स का फॉर्मूला है उसमें यह दिखना चाहिए कि फोर्स जो है वह चार्ज पे तो डिपेंड कर रहा है, फोर्स जो है वह डिस्टेंस पे भी डिपेंड कर रहा है, और यह फोर्स कहीं ना कहीं इस बात पे भी डिपेंड कर रहा है कि दोनों चार्ज किस मीडियम में डाला हुआ है। और यहाँ पर यह जो ε0 है यह मीडियम के उस प्रॉपर्टी को ही दिखाने के लिए यूज हुआ है। ε0 को मैंने बोला परमिटिविटी ऑफ एयर, मीन्स यह एयर का प्रॉपर्टी है। यदि इस दोनों चार्ज को आप वाटर में डाल देंगे तो यहाँ ε0 के बदले एप्सिलॉन लिखना होगा, और इस एप्सिलॉन को बोलेंगे परमिटिविटी ऑफ मीडियम। एयर के लिए एप्सिलॉन के साथ नॉट, और एयर के अलावा कोई भी मीडियम हो, वाटर हो, अल्कोहल हो, तो आप वहां पर परमिटिविटी को एप्सिलॉन बोला करेंगे। तो दो चार्ज के बीच का फोर्स 3 पैरामीटर पे डिपेंड किया। एक तो चार्ज के प्रोडक्ट पे, दूसरा चार्ज के बीच के सेपरेशन पे, और तीसरा कि किस मीडियम पे डिपेंड कर रहा है। तो जो आप फोर्स का फॉर्मूला दिखाएंगे उसमें तीनों चीज आना चाहिए, चार्ज का प्रोडक्ट भी, दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन भी, और मीडियम का वह प्रॉपर्टी भी जिस पे फोर्स डिपेंड करेगा। तो ε0 को परमिटिविटी बोलते हैं। इसको पढ़ा जाता है रीड एज ε0, दिस इज एप्सिलॉन, और 0 को नॉट पढ़िएगा। और यह क्या है तो एयर का प्रॉपर्टी है, और एप्सिलॉन के साथ नॉट नहीं हो तो यह मीडियम का एक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है, जिस प्रॉपर्टी के कारण मीडियम टू मीडियम दो चार्ज के बीच का फोर्स चेंज हो जाया करेगा। तो कूलम लॉ का फॉर्मूला आ गया, F = K(Q1Q2 / r²), K का वैल्यू 1/4πε0। ε0 क्या है आप समझ गए। तो यह एयर का एक प्रॉपर्टी है, एयर के अलावा दूसरे मीडियम में जाएगा तो ε0 के बदले एप्सिलॉन यूज करेंगे। और यदि एयर में ही रखा हुआ है तो पूरा 1/4πε0 का वैल्यू आप 9 × 10⁻⁹ यूज कर लेंगे। इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। नेक्स्ट आपका कूलम्स लॉ में पूछेगा इस ε0 जिसे आपने बोला परमिटिविटी ऑफ एयर, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू और डायमेंशनल फॉर्मूला, साथ में उसका एसआई यूनिट। तो पूरे क्लास फिजिक्स में जितना भी फिजिकल क्वांटिटी है, और यदि किसी का भी आप डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना चाहें, इसके लिए आपको नीचे यहाँ पर 5 फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बताया गया है। यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी है, सामने उसका एसआई यूनिट, और यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा हुआ है। यदि आप इस 5 फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट और डायमेंशन याद रखते हैं तो पूरे क्लास 12 का जितना भी फिजिकल क्वांटिटी है सबका डायमेंशनल फॉर्मूला आप निकाल पाएंगे। सबसे पहला फिजिकल क्वांटिटी आपका लेंथ है। लेंथ का ऐसा यूनिट आप जानते हैं मीटर है, और लेंथ के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला एल का, लेंथ का पहला अल्फ़ाबेट एल यूज करेंगे। सेकेंड फिजिकल क्वांटिटी मास,
मास का ऐसा यूनिट केजी, और डायमेंशन के लिए मास का पहला अल्फाबेट एम, थर्ड टाइम का ऐसा यूनिट सेकेंड, और डायमेंशनल टाइम का पहला अल्फाबेट कैपिटल टी। यह तीन आप क्लास 11 से भी जानते हैं। लेंथ के लिए डायमेंशन कैपिटल एल, मास के लिए एम, और टाइम के लिए टी। चार्ज जो है उसका ऐसा यूनिट कूलम्ब, और चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला हम लोग या तो आईटी बोलते हैं या फिर एटी बोलते हैं। कहाँ से आता है? तो क्लास 10th में आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट आई इक्वल्स टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी। यहाँ से यदि आप चार्ज क्यू निकालेंगे तो क्यू इक्वल्स टू आई टी। जब इस चार्ज क्यू का डायमेंशनल लिखना हो तो स्मॉल आई के बदले डायमेंशन में कैपिटल आई, और टाइम के बदले भी कैपिटल टी। नहीं तो आई सिंबल के बदले करंट का जो एसआई यूनिट है एम्पियर, वह भी एज ए डायमेंशनल फार्मूला यूज हो जाया करता है। तो आई करंट के बदले उसका यूनिट ले लीजिए एम्पियर, और टाइम के बदले टी। तो चार्ज का डायमेंशन या तो आप आई टी बोलेंगे या फिर ए टी। तो आपको चार याद रखना पड़ा, लेंथ के लिए एल, मास के लिए एम, टाइम के लिए टी, और चार्ज या फिर जब ऐसा यूनिट कूलम हो तो आप डायमेंशनल या तो आईटी बोलिए या फिर एटी। और लास्ट है कि फोर्स का ऐसा यूनिट तो न्यूटन होता है, और आपको यह जानना रहेगा कि न्यूटन किसके इक्विवेलेंट है। तो फोर्स का फॉर्मूला आप क्लास 11th या 9th से जानते हैं, मास इंटू एक्सेलेरेशन। मास का ऐसा यूनिट केजी, और एक्सेलेरेशन का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस पूरे केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही हम लोग शॉर्ट में न्यूटन बोला करते हैं। तो आज के बाद याद रखना होगा कि न्यूटन किसके इक्विवेलेंट है, तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। अब यदि इसका न्यूटन का या फिर फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला लिखे तो केजी यूज हुआ है मास के लिए, केजी मास के लिए, और केजी का डायमेंशन कैपिटल एम, तो केजी के लिए कैपिटल एम। मीटर लेंथ के लिए तो लेंथ का डायमेंशन कैपिटल एल, तो मीटर के बदले एल। पर सेकेंड स्क्वायर सेकेंड टाइम के लिए तो टी का पावर -2। यह आपका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा फोर्स का। नेक्स्ट आपका वही क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यू, एसआई यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ परमिटिविटी ऑफ एयर। अभी आपने एप्सिलॉन नॉट को बोला है एयर का परमिटिविटी, एप्सिलॉन नॉट को बोला है एयर का परमिटिविटी। तो क्वेश्चन अपने से पूछा न्यूमेरिकल वैल्यू भी, एसआई यूनिट भी, और डायमेंशनल फॉर्मूला भी किसका, तो परमिटिविटी ऑफ एयर का मीन्स एप्सिलॉन नॉट का। आप जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 × 10⁹ और यूनिट मैंने ऊपर निकाल के बताया है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का यूनिट आ रहा था न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। अब यदि अपने को एयर का परमिटिविटी मीन्स एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू चाहिए तो आप एप्सिलॉन नॉट को इस साइड ले लीजिए, 9 × 10⁹ नीचे आ जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट आपका हो गया 1/4 पाई, और 9 × 10⁹ नीचे आ गया, साथ में यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। यह 9 × 4 पाई मिलकर के 36 पाई। तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 1/36 पाई इंटू 10⁹ और यह जो न्यूटन मीटर स्क्वायर है इसके बाई में कूलम्ब स्क्वायर है, बाई, और ऑलरेडी यह पूरा टर्म 1 के बाई में है। तो कूलम्ब स्क्वायर को जब आप ऊपर भेज देंगे तो एप्सिलॉन नॉट का यूनिट आ जाएगा कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ से भी दिख रहा होगा कि एप्सिलॉन नॉट नीचे है तब यूनिट इतना, और एप्सिलॉन नॉट का यूनिट चाहिए मीन जब इसको ऊपर ले लेंगे तो यह पूरा यूनिट उल्टा हो जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट का ऐसा यूनिट होगा कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यदि हम 1 में 36 से डिवाइड करें, फिर पाई से डिवाइड करें, और 10⁹ को ऊपर ले जा करके पॉइंट को अरेंज करेंगे तो मैथमेटिकली यह पूरा चीज सॉल्व होकर के आ जाता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो पार्ट ए में जो आपसे पूछा था न्यूमेरिकल वैल्यू एयर के परमिटिविटी का, परमिटिविटी ऑफ एयर का, तो एयर के परमिटिविटी का न्यूमेरिकल वैल्यू या तो आप फ्रैक्शन में बोलेंगे 1/36 पाई इंटू 10⁹, या फिर पॉइंट में बोलेंगे 8.85 इंटू 10⁻⁻12। सेकेंड था ऐसा यूनिट, तो आपको ऐसा यूनिट दिख रहा है
एसआई यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, यहीं से एसआई यूनिट कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। आपने बोला कि 1/4 एप्सिलॉन नॉट, इसका वैल्यू 9 × 10⁻⁹ और यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो जब एप्सिलॉन नॉट का यूनिट चाहिए तो एप्सिलॉन नॉट जैसे ही यहाँ जाएगा यह पूरा टर्म नीचे, नीचे वाला कूलम्ब स्क्वायर नीचे आकर के फिर ऊपर जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट का यूनिट हो जाया करेगा कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और लास्ट है डायमेंशनल फार्मूला उसी परमिटिविटी का या एप्सिलॉन नॉट का। डायमेंशनल फार्मूला के लिए पहले आप एसआई यूनिट लिख लीजिए जो यहाँ लिखा हुआ है और फिर डायमेंशन पे जाइए। एसआई यूनिट कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अभी मैंने आपको बताया कि कूलम्ब मीन्स चार्ज के लिए डायमेंशनल या तो आईटी यूज करते हैं नहीं तो एटी। तो कूलम्ब का स्क्वायर है तो कूलम्ब के बदले आईटी का स्क्वायर हो गया, बाई है तो बाई डाले। न्यूटन, न्यूटन मैंने बता दिया था, न्यूटन होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और केजी मास के लिए, मीटर लेंथ के लिए, पर सेकेंड स्क्वायर मीन्स टाइम टू द पावर -2। न्यूटन के लिए ml T⁻⁻2 आपने लिखा था, तो न्यूटन का यहाँ पे वैल्यू डाल लीजिए। न्यूटन के बदले ml T⁻⁻2 और मीटर स्क्वायर, मीटर लेंथ के लिए यूज हुआ तो L का स्क्वायर। जब IT का स्क्वायर करेंगे तो यह स्क्वायर दोनों को मिला I² T², बाई के बदले बाई ml T⁻⁻2 और L स्क्वायर। अब इस m को यदि ऊपर भेजे तो नीचे में m का पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो m का पावर -1। यह L और L स्क्वायर मिल करके बाई के नीचे L³ ऊपर गया तो L का पावर -3, T का पावर -2 है, ऊपर गया तो T का पावर +2 होगा। एक T का पावर +2 पहले से है तो T⁴ और ऊपर में I² पहले से था, तो यह आपका परमिटिविटी ऑफ एयर मीन्स एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। तो आज के लेक्चर में यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कूलम्ब्स लॉ पे क्वेश्चन करेंगे।